प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में ना प्रदेश है ना देश है। आज हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मसले पर बात करने जा रहे हैं और हमारी बातचीत के केंद्र में रूस यूक्रेन युद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ। अधिकांश रक्षा विशेषज्ञों की राय थी कि हफ्ते से 10 दिन की कहानी और कुछ ज्यादा इसमें होना जाना नहीं है, लेकिन आज 230 दिन होने को आए हैं और युद्ध बदस्तूर जारी है, बल्कि समय गुजरने के साथ और भयानक हो रहा है। पिछले कुछ समय में तनाव इस कदर बढ़ रहा है जिसके चलते इस युद्ध के दायरे के विस्तार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ताजा तरीन मामले 2-3 घटनाक्रम के संदर्भ में। एक मामला यह है कि रूस ने अपने कब्जे में आ चुके यूक्रेन के इलाके में एक जनमत संग्रह खुद की ही फौज के संरक्षण में कराया और उस जनसंग्रह का नतीजा यह बताया कि इस क्षेत्र की जनता रूस के साथ मिलना चाहती है। और यह कहते हुए व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने विधिवत एक समारोह के माध्यम से 4 इलाके जो यूक्रेन के हैं उन्हें रूस का हिस्सा बना लिया। इसके संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तभी खबर आई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस संदर्भ में कब्जे को अवैध करार दिया गया है। जो मतदान हुआ उस मतदान में 206 देशों में से 143 देशों ने रूस के इस कार्य को खारिज कर दिया और कब्जे को अवैध करार दिया है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। यूक्रेन ने इसके संदर्भ में पलटवार किया। एक ब्रिज जो रूस और यूक्रेन को परस्पर जोड़ता है क्रीमिया के इलाके के संदर्भ में, वहां पर एक धमाका हुआ। उस धमाके के संदर्भ में पुतिन का यह दावा है यह यूक्रेन की आतंकी साजिश थी जिसके तहत इस गतिविधि को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन इससे इंकार करता है, लेकिन पुतिन बार बार इसी बात को दोहरा रहे और इसकी प्रतिक्रिया में पुतिन का क्रोध कहर बनकर यूक्रेन पर टूटा। जबरदस्त तरीके से मिसाइलों के हमले यूक्रेन के तमाम शहरों में किए गए और 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में हाहाकार मच गया। दनादन मिसाइलें दागी गई। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर नाटो की शरण में जाना उचित समझा, G7 की शरण में जाना उचित समझा। उन्होंने विधिवत G7 के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में एक वर्चुअल मीटिंग की और उसके नतीजे ये आए कि जर्मनी ने अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को तुरंत उपलब्ध करा दिया। यह डिफेंस सिस्टम तकरीबन 1118 करोड़ डॉलर का बताया जाता है और यह डिफेंस सिस्टम अभी स्वयं जर्मनी की सेना को भी उपलब्ध नहीं है, जिसको यूक्रेन के हवाले कर दिया गया। अमेरिका भी इसी प्रकार से एक एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को उपलब्ध कराने जा रहा है। कहने का आशय ये कि तमाम पश्चिमी देश, जिनमें अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन राष्ट्र शामिल हैं, अपने सारे उन्नत किस्म के हथियार इस लड़ाई में रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए यूक्रेन को उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी के चलते ये चिंता बलवती होती जा रही है कि ये दो देशों के बीच का संघर्ष कहीं विश्व युद्ध में तब्दील तो नहीं हो रहा है। पुतिन साफ तौर पर कह चुके हैं कि नाटो जिस प्रकार से अब आगे बढ़ रहा है तो यह विश्व युद्ध के संदर्भ में खतरा पैदा कर रहा है। परमाणु हथियारों के उपयोग के संदर्भ में भी बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर मामला बेहद तनावपूर्ण हो रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम काफी तेज है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसके तमाम पहलुओं को अपने दर्शकों के साथ साझा करें। इस कोशिश में 4 विषय विशेषज्ञ हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर कुछ तथ्यपरक बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र श्रीमद् भगवद गीता के 2य अध्याय से लिया गया है। उसका श्लोक नंबर 63 जो ये कहता है, क्रोधाद भवति सम्मोह सोमोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रम शाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाश प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति अर्थात बुद्धि मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट ही हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। तो क्या इस पूरे घटनाक्रम में जो चल रहा है, चाहे बात पुतिन की हो, चाहे जेलेंस्की की हो या पश्चिमी देशों की, ये सब क्या अपनी बुद्धि को वाकई कुंठित कर चुके हैं, स्मृति भ्रम के शिकार हो चुके हैं, पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी को भूल चुके हैं? क्या हिरोशिमा और नागासाकी इनको याद नहीं है, जिसके चलते ये परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के संदर्भ में खुलेआम बातें कर रहे हैं? इसे हम जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ RS मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व राजदूत हैं, विश्व राजनीति के जानकार हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी साहब हैं, रक्षा मामलों के
जबरदस्त किस्म के विशेषज्ञ, हमेशा तथ्य परक बातचीत करते हैं। रविंद्र सचदेव साहब भी हमारे साथ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। और इन सबके बीच में इस स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय देते हुए हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार शहजाद अनवर फारूकी साहब एक लंबे अंतराल के बाद जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं आर.एस. मल्होत्रा साहब से ही करना चाहूंगा, और मल्होत्रा साहब आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस मामले में अब कूटनीतिक समाधान के सारे रास्ते समाप्त हो रहे? क्या हथियारों के दम पर ही समाधान की उम्मीद देखी जानी चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या केवल निंदा प्रस्ताव के आधार पर ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लेगा? कुल मिलाकर इस मसले को अब आप क्या देख पा रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि हम एक खतरनाक रास्ते की ओर बढ़ते हुए इन देशों को देख रहे हैं? जी, ये जो पीछे हालात बने, जब जो ब्रिज क्रीमिया को लिंक करता है रशिया के साथ, और साथ में प्रेसिडेंट पुतिन ने 4 इलाकों को जो उन्होंने पार्शियली ऑक्यूपाई किए हैं उनको अपने साथ अनेक्स कर लिया, तो उससे ये 2 कारणों से मुझे लगता है स्थिति वहां पे काफी गंभीर हो गई है। आपका कहना है कि यूएन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन पास हुआ, अब उसके बाद क्या? तो मुझे लगता है कि यूएन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन एक पब्लिसिटी या एक किस्म का मोराल रखे के लिए तो ठीक है कि जी वेस्टर्न कंट्रियों की रशिया के ऊपर जीत हो गई, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कोई खास होता नहीं है। और जो अब तक दौर नजर आया है उसमें ऐसे लगता है कि दोनों ही साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल हथियारों के बलबूते पे ही लड़ने को तैयार हैं, कोई बातचीत करने को अब तैयार नहीं है। शुरू के 3-4 महीनों के मैं लगा था, टर्की की मध्यस्थता हुई थी, कुछ और लोगों ने भी ट्राई किया था, तो अब तो कोई ऐसा ओपन इनविटेशन अभी दोनों साइड को है नहीं। और दोनों ही जिस तरह का रुख अपनाए हुए हैं, मुझे लगता है विश्व भर की शांति के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। मैं एक बात समझना चाहूंगा मल्होत्रा साहब, फिर जाके मैं सोढ़ी साहब के पास आना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो पश्चिमी देश हैं जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है, इनकी मंशा ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो? दरअसल ये युद्ध बनाए रखना चाहते हैं। इस युद्ध के माध्यम से रूस को थकाना चाहते हैं, यूक्रेन की कीमत पर अपने आप को रूस के ऊपर हावी रखना चाहते हैं, और इसका नतीजा है कि समाधान नहीं पहुंच रहा है। जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये कहने को रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई बेसिकली 2 कैंपों के बीच में है, और इसमें वेस्टर्न कंट्री जिनका नेता ऑफ कोर्स यूएसए है, वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए वो इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, रशिया को और से और कमजोर करना चाहते हैं। और जो यूक्रेन है वो क्योंकि ब्लैक सी के साथ भी लगता हुआ है, तो वहां पे वो अपनी प्रेजेंस अमेरिका उनकी स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी है उसमें भी लिखा हुआ है वहां बनाए रखना चाहता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई यूक्रेन भले ही लड़ रहा है रशिया के साथ, लेकिन ये लड़ाई बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए हो रही है। और मुझे लगता है जब तक रशिया थक न जाए या यूक्रेन कोई और बात ना करने शुरू कर दे, ये लड़ाई मुझे लगता नहीं कि इजीली खत्म होने वाली। तो कुल मिलाकर इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन। पश्चिमी देश रूस को काबू में करने के लिए यूक्रेन को मोहरा बनाकर इस युद्ध को खत्म ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। इस आकलन पर मल्होत्रा साहब काफी हद तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन जे सोढ़ी साहब से मैं समझना ये चाहता हूं कि सैन्य दृष्टि से मामला पहुंचा कहां हुआ है? क्या वाकई रूस थक रहा है, या कुल मिलाकर यूक्रेन दिनों दिन बर्बादी की दिशा में और आगे बढ़ता जा रहा है? नए नए हथियार मिलते जाएंगे, पर वक्त के साथ में वह अपने संसाधन खोता जाएगा, अपने नागरिकों को हताहत करता जाएगा, और अपनी जमीन को भी धीरे धीरे खोता जाएगा। क्या देख रहे हैं सोढ़ी साहब? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं जी। 20 फरवरी 2014 को जब रूस ने क्रीमिया में हमला बोला, तो 3 हफ्ते के बाद 14 मार्च 2014 को रूस ने ऐलान किया कि हम ये युद्ध खत्म करें, क्योंकि क्रीमिया के लोग चाहते हैं कि वो रूस में आए, हम इसका रेफरेंडम करेंगे। 16 मार्च को उन्होंने रेफरेंडम किया, 18 मार्च 2014 को क्रीमिया को रूस में शामिल कर लिया। कुछ ऐसे ही रूस ने किया 8 साल के बाद 2022 में। फर्क ये था कि जहां क्रीमिया में 3 हफ्ते के बाद रेफरेंडम कराया, यहां पे 7 महीने के बाद कराया। अब जो गलती यूक्रेन ने की थी 8 साल पहले कि क्रीमिया जब चला गया तो उसने एक जवाबी हमला नहीं किया रूस पे, उसका खमियाजा यूक्रेन को 8 साल बाद भुगतना पड़ा,
कि उसके 4 बड़े राज्य रूस ले गया। अब यूक्रेन ये गलती दोबारा नहीं करेगा। यूक्रेन ने कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि हम ये 4 इलाके वापस लेके रहेंगे, ये जंग जितनी लंबी चले। अगर हम रूस के हिसाब से देखें तो एक बड़े पैमाने पे तो ये जंग रूस हार चुकी है, क्योंकि रूस ने कभी सोचा नहीं था कि ये जंग 8 महीने तक चलेगी। उन्होंने सोचा था 7 से 10 दिन के अंदर हमारी जीत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक फेलियर है व्लादिमीर पुतिन का कि वो यूक्रेन में का युद्ध इतना लंबा चला। अब रूस चाहता है कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में ईस्टर्न यूरोप में सर्दियां आने वाली हैं। जो रूस ने गलती की थी फरवरी में सर्दियों में हमला करके, जिसका उसे काफी नुकसान हुआ, अब रूस चाहता नहीं कि ये लड़ाई ये सर्दियों के महीने में जाए। लेकिन यूक्रेन अब ये युद्ध खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि जो उसने 8 साल पहले गलती की थी वो दोबारा नहीं दोहराना चाहता। क्योंकि अगर मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आप बार बार यूक्रेन का हवाला दे रहे हैं, या यूक्रेन जिनके इशारे पर चल रहा है वो इस युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं? थोड़ा अंतर है दोनों बातों में। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि ओवरऑल ये अमेरिका की बहुत बड़ी चाल थी जो सफल हुई, और जो अमेरिका का दशकों पुराना सपना था कि वो दुनिया में एक यूनिपोलर वर्ल्ड करे, एक मात्र सुपर पावर बन के रहे, उसको जितना ये युद्ध लंबा चलता है उतना उसको वो अपना सपना साकार होते हुए दिखता है। लेकिन हम अगर यूक्रेन की बात भी करें, जो यूक्रेन ने 8 साल पहले एक राज्य खोया, अब 4 खो दिए। अब अगर यूक्रेन चुप बैठा तो ये पक्का है कि कुछ साल बाद रूस फिर से यूक्रेन पे हमला करेगा, पूरी यूक्रेन को पे कब्जा कर लेगा। तो ये जो जंग है, ये जंग आने वाले दिनों में और कठोर होती रहेगी। जैसे आपने सही कहा ओपनिंग रिमार्क्स में कि पिछले कई दिनों से काफी मिसाइल हमले हुए हैं, क्योंकि रूस ने अपना थिएटर कमांडर बदला है तीसरी बारी। तो अगर हम देखें ये युद्ध अब निश्चित एक न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन चाहेंगे कि किसी हाल में ये युद्ध जीत जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनके सुपर पावर की छवि बनी रहे। यूक्रेन युद्ध खत्म होने देगा नहीं, क्योंकि इसके 5 राज्य, एक पहले और 4 इस बार जा चुके हैं। अमेरिका तो इस पूरे जो लड़ाई है उसमें तो वो आग में घी डाल ही रहा है। तो अगर हम देखें ये जो युद्ध है ये लंबा चलेगा, और इसका अंत सिर्फ एक न्यूक्लियर युद्ध ही करेगा। मैं थोड़ा एक विस्तार और लूंगा, फिर फारूकी साहब के पास आऊंगा। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि अब ये दो देशों के बीच का मसला न रह के एक विश्व युद्ध की शक्ल ले रहा है? अभी अभी खबर आई है कि बेलारूस अपनी जमीन पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए सैन्य बेस बनाने की अनुमति रूस को दे रहा है। दूसरी तरफ नाटो के देश लगभग अब खुले तौर पर मैदान में आ गए हैं। हर किस्म का संसाधन यूक्रेन को पहुंचाया जा रहा है, तुरंत पहुंचाया जा रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम कि जेलेंस्की के द्वारा विधिवत नाटो की संस्था के लिए आवेदन भी दे दिया गया है। क्या हम माने कि वाकई अब विश्व युद्ध की दिशा में हमारे कदम बढ़ गए? बिल्कुल हिमांशु जी, ये तो निश्चित है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो हिरोशिमा नागासाकी की तरह बाकी दुनिया चुप नहीं बैठेगी। इस बार अगर रूस ने यूक्रेन पे न्यूक्लियर अटैक किया तो इसका रिजल्ट पक्का होगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, क्योंकि अब ये लड़ाई इस स्टेज पे आ चुकी है। कोई भी जो स्टेक होल्डर है वो वापस नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर वापस होगा उनके अंतरराष्ट्रीय छवि पूरी खराब हो जाएगी। यूक्रेन का तो बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी जा चुका है, वो तो कभी ये युद्ध खत्म करना चाहेगा नहीं। तो आने वाले दिनों में ये युद्ध और गंभीर होगा और गहरा होगा, और ये निश्चित है कि अगर रूस ने एक छोटा भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज किया, तीसरा विश्व युद्ध जरूर शुरू होगा। तो कुल मिलाकर आने वाले समय की भयानकता के संदर्भ में जय सोडी साहब साथ में खड़े हैं हमारे, और फारूकी साहब हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। वह इस मसले को काफी नजदीकी से देखते आ रहे हैं, अपने आलेखों के माध्यम से इस पर रोशनी दे रहे हैं। उनका नजरिया क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। फारूकी साहब थोड़ा अपना नजरिया हमारे साथ साझा करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सलाम, आदाब और प्रणाम तमाम दोस्तों को। और डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा आपके प्रोग्राम के साथ जुड़ के बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पे संजीदा नौइयत की गुफ्तगू होती है और मैं बड़ा खुश होता हूँ आपके प्रोग्राम में आके। अच्छा, मैं तमाम दोस्तों को ये बता दूं कि ये मतलब इसको मैं अपने लिए इत्तेफाक समझता हूँ। हो सकता है रशिया ने इसको प्लान किया हो। मैं 23 फरवरी को मैं रशिया में था, मॉस्को में था जी। तो रात को जब मैं पहुंचा हूँ, शाम को कोई 4-5 बजे, तो शाम के तो करेंसी एक्सचेंज की हमने सबसे पहले। तो $1 के 75 रूबल मिल रहे थे। जी।
तो मैं गया, मैंने जाके होटल की पेमेंट की और जाके सो गया। तो सुबह उठा तो सब टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि हमला हो गया। और मैंने करेंसी रेट देखा तो करेंसी रेट था $1 के 125 रूबल। तो मैं अपने आप को पूछने लग गया कि यार ये मैंने एक रात सब्र क्यों नहीं किया, सुबह मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते। खैर, जो कपाट, मसला ये है जी कि इस मामले में रशिया ने बड़ा सोचा समझा ये काम किया है। और उस विजिट में मुझे उन्हीं दिनों में, अगले 2-3 दिनों में, कुछ अखबारी जो इतलात से वाबस्ता जो खबर रिसा एजेंसी और अखबारात हैं, उनके मुदीरान से और उनके जो फैसला करने वाले लोग हैं उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। फिर हमारा रशियन फॉरेन सर्विस के कुछ लोगों से भी मिलाप हुआ उन दिनों में। तो उनके पास एक रोड मैप है जो मुझे लगता है, कुछ चीजें उसमें ऑफ द रिकॉर्ड थी, कुछ चीजें रिकॉर्ड पे थी। तो उनके पास, उनको बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। मैं, वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात। आप अगर कमजोर हैं डॉक्टर साहब तो आपकी कोई नहीं सुनता। ये 143 146 ममालिक ये मिलकर भी कुछ नहीं कर पाते। ये जो सफारती किस्म की कामयाबियां हैं, बेसिकली कोई मसला ये कोई मैंने नहीं रखती, चूंकि जमीन पर कब्जा रशिया कर चुका है और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जो खोई हुई ताकत हासिल करने का जुनून हुआ करता है, वो आपने देखा होगा कि जितनी भी माजी में भी अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये एक ऐसी ख्वाहिश होती है जो हर पुरानी बड़ी ताकत के दिल में करवटें लेती रहती है कि वो किसी तरह से अपनी वो खोई हुई अजमत हासिल कर पाए। और रशिया भी यकीनन उसी रास्ते पे चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो इस किस्म की सफारती कामयाबी है ये रशिया का रास्ता रोक पाएगी। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जब मैं वापस आया हूं तो उसके 5 दिन बाद अभी भी कभी कभी कुछ लोगों से वहां राब्ता होता है। करेंसी उनकी दोबारा स्टेबल हो चुकी है। जी। और मुझे याद है कि उन दिनों में हमें मॉस्को में गो के हम चाहते थे कि हम वहाँ चले जाएं और जाके जरा फ्रंट लाइन पे कवरेज करें, लेकिन हमें वो इजाजत उस वक्त नहीं दी गई। लेकिन मॉस्को में और फिर उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में और जहां जहां मैं गया, जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। वहाँ के लोगों को कोई मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि हम जंग में हैं। गो के मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी थी, कभी लगता था अपना एयरपोर्ट बंद होने जा रहा है और कभी लगता था कि पता नहीं हम वापस पाकिस्तान पहुंच भी पाएंगे। लेकिन अभी भी मैंने बात की है तो लोग वहां पे मुतमिन है। दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई दोस्त वहां से कॉल करता है। रशिया के अंदर रहने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं है डॉक्टर साहब जी। वो लोग एक मामूल की जिंदगी बसर कर रहे हैं। परेशानी तो दूसरी जानिब के लोगों को है और वो यकीनन एक बड़ी मुश्किल में है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से शुरू में जब ये सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ और उसके बाद जो मगरबी ताकतें थी उन्होंने एटमी असलहे के ऊपर पाबंदी लगाई और मुख्तलिफ रियासतों को अपने एटमी हथियार जो है उनसे दस्तबरदार होने की पेशकश की और उसके एवज उनको पैसे वैसे दिए और उनको इकोनॉमी चलाने में मदद दी। तो देखिए, जब तक आप अपनी अपनी हिफाजत के काबिल नहीं है, आपकी बड़ी इकोनॉमी भी आपकी कोई मदद नहीं करती। क्योंकि कुछ लोग शायद इससे इत्तेफाक न करें और वो यही समझते हैं कि शायद इकोनॉमी जो है वही सबसे बड़ी ताकत है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपके जोरे बाजू पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी इकोनॉमी को किस तरह से डिफेंड कर पाते हैं। अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते तो मुझे लगता ये है कि रशिया जो है वो मेंटली तैयार है। वो उसको सब जो नक्शा उनके पास है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि सारा कि वो क्या कर रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा फारूकी साहब आपसे इस मसले पर, क्या आप देख पा रहे हैं कि जेलेंस्की एक स्वतंत्र राष्ट्राध्यक्ष के रूप में व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पपेट के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं, एक कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अपने आप को दिखाते हैं बहादुर हैं और उतना ही बहादुर दिखा पाते हैं जितना उन्हें पश्चिमी देश दिखाने के लिए स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं। क्या कहते हैं आप, क्या वो अपने देश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं या वो कुल मिला के पश्चिमी देशों के रहमो करम पर अपने आप को लड़ता हुआ दिखा रहे हैं? मैंने कहा कि मुझे हमेशा आपके प्रोग्राम में शिरकत करके खुशी इसलिए भी होती है कि आपके सवाल से मुझे अंदाजा होता है कि बहुत ज्यादा जगहों पे मैं और आप एक ही जैसा सोच रहे होते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। मेरे नजदीक यूक्रेन के पास अपना कुछ ऐसा लड़ने को है नहीं। वो एक पहलवान है जिसके अंदर हवा भरी जा रही है। वो एक दर्शनी पहलवान है और वो उसके बस में कुछ नहीं है।
वो कभी आपको कहते हैं कि हम आपको जदीद तरीन फलाना डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। हकीकत ये है कि आपके पास जब ये देखिए, ये जंग आपने शुरू में हार दी है जी। अगर ये सारा कुछ उनके पास पहले से होता, या मैं मानता हूं कि अगर उनके पास एटमी हथियार होते, तो मुझे लगता ये है कि रशिया शायद कभी उन पे हमला करने की उस तरह से जरूरत न करता। अब तो जाहिर है कि ये रवायती हथियारों से जंग हो रही है और उसका नतीजा आप सबको बखूबी मालूम है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी फारूक साहब, बिल्कुल आ रही है। तो मेरे नजदीक ये है कि ये जो यूक्रेन वाला मामला है, इसको आप यूक्रेन सिर्फ आपको और दुनिया को दिखाने के लिए जो मर्जी कहे, और मगरबी ताकतें भी बाय द वे कुछ ज्यादा मुझे सीरियस नहीं लगती, वो बयानबाजी करती हैं, पैसे दे सकती हैं। मुझे ये बताइए कि अगर नेटो उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, जवाबी हमला नहीं कर सकता, मैं तो इसको थोड़ा सा देखता हूँ कि जब लोग हमें कहते थे कई साल पहले कि जी वो छठा या सातवां बैरी बेड़ा आ रहा है, और यहाँ के लोगों ने उसके ऊपर सारी अपनी होप स्पिन कर रखी थी। ये दूसरों के जोरे बाजू पे एतमाद करना कभी भी कोई, मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा फैसला नहीं हुआ करता। आपको अपने अंदर इतनी ताकत और इतनी सलाहियत पैदा करनी चाहिए कि आप अपना दिफा कर सके, और अगर आप अपना दिफा नहीं कर सकते तो फिर वही होता है जो यूक्रेन के जो साथ यूक्रेन के दौरान शहजाद साहब बहुत स्पष्ट हैं। यूक्रेन एक तयशुदा जंग हारी हुई में मैदान में खड़ा हुआ है, दूसरों के इशारे पर खड़ा हुआ है, दूसरों के दम पर खड़ा हुआ है, खुद की बाजुओं में जोर नहीं है, और नतीजा ये है कि समय भले ही ज्यादा लग रहा है, पर धीरे 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 यूक्रेन एक देश के तौर पर अपनी जमीन खोता जा रहा है। पर हमारी चिंता यूक्रेन के संदर्भ में, अब दुनिया के संदर्भ में, और उन चिंताओं के लेकर रुख जानने के लिए मैं रविंद्र सचदेव जी आपके पास आना चाहता हूं। एक बड़ी रोचक स्थिति है। रोचक स्थिति यह है कि ये जो परमाणु हथियार हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का कारण बना था। तकरीबन 6 साल द्वितीय विश्व युद्ध चला, पर वो विश्व युद्ध खत्म तब हुआ जब परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी में जापान में जैसे ही बम गिराया अमेरिका ने, नतीजा विश्व युद्ध की समाप्ति के रूप में सामने आया। पर दुनिया कितनी बदल गई। आज कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध छिड़ जाएगा अगर परमाणु हथियार का उपयोग हो गया। थोड़ा इस पर अपना दृष्टिकोण दीजिए ना रविंद्र सचदेव, कहां से चले थे हम और कहां खड़े हो गए। आज कहा जा रहा है कि हथियार परमाणु अगर इस्तेमाल हुआ तो विश्व युद्ध हो जाएगा, जबकि अतीत यह था कि इस्तेमाल हुआ तो विश्व युद्ध खत्म हुआ था। क्या कहते हैं आप? वो तो इसलिए था ना कि उस समय केवल एक ही देश था जिसके पास एटम बॉम्ब था। जापान के पास बॉम्ब नहीं था रिवर्ट बैक करने का। जी। अब यूक्रेन का मामला जहां तक है, इनफैक्ट आगे जाके पीछे आते हैं। एनीवे, आप अगर बिग पिक्चर देख रहे हैं जी, मेरे को ये दिखता है, आई डोंट नो इस वॉर का क्या क्या अंत होगा, कब अंत होगा, कैसा अंत होगा, कुछ नहीं पता। फिलहाल के लिए चलता रहेगा, रुकता रहेगा, रशिया ग्राइंडर की तरह चलता रहेगा। ये 30-40 साल तक वॉर चलती रहेगी धीरे धीरे, कुछ पता नहीं कैसे रहेगा। परंतु अगर ये युद्ध बढ़ गया, स्पार्क चिंगारी निकली और मानिए थर्ड युद्ध हो गया, मानो बिना न्यूक्लियर के भी हो गया शुरुआत में, तो फिर आप गारंटीड ऑलमोस्ट मान लीजिए कि एक 5वां विश्व युद्ध भी होगा। एंड आई विल कम कि कैसे, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म अगर बात करें जी, ये जो युद्ध होगा, जो भी महायुद्ध होगा यूरोप में, इसमें मोस्ट प्रोबेबली रशिया हारेगा। जी, रशिया की मिलिट्री की कैपेबिलिटीज ऐसी एक्सपोज हो गई है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स नहीं है, इनकी इस मिलिट्री की मेंटेनेंस नहीं है, डिजाइन की मिस्टेक्स हैं बहुत बड़ी बड़ी। बाय द वे भारत के लिए चिंता है क्योंकि हमारी सारी आर्मी रशियन है, वेपन्स, और इनके इतने डिजाइन फ्लॉज निकल के आ रहे हैं। एनीवे वो छोड़िए। तो इस महायुद्ध में रशिया हारेगा मोस्ट प्रोबेबली, कन्वेंशनल से हो या न्यूक्लियर भी आ जाए तब तो फिर कुछ पता नहीं, अमेरिका रशिया खत्म ही कर लेंगे आपस में, बट जो भी, इसमें ये हारेगा। अभी इधर आपका इस साइड चाइना इंडो पैसिफिक थिएटर में जो चल रहा है, वहां भी एक महायुद्ध होना है अगले 5, 10, 15, 20 साल में, कुछ नहीं कह सकते कब होना है वहां पर जी। वो होगा चौथा महायुद्ध। और फिर 5वां, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए वर्ल्ड वॉर 1 में जब जर्मनी हार गया था, ह्यूमिलिएट हो गया था, बेइज्जत हो गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हुई, तो जर्मनी ने अगले 15-20 साल लगा दिए अपने को, जो भी करके वहां की पॉलिटिक्स बदली, अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ाई, जो भी कर करा के जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 लॉन्च करी थी। तो 3 हारने के बाद वहां चौथी हो जाएगी आपकी कुछ समय में, फिर 5वीं के लिए तैयार रहिए, क्योंकि तब तक फिर 15-20 साल में रशिया दोबारा तैयार होके बड़ा वापस करेगा अमेरिका के वेस्ट के साथ। तो ये प्रॉब्ली अनफॉर्चुनेट
दिख रहा है, अनफॉर्चुनेट और डार्क सिनेरियो। आई एम नॉट सेइंग ये होगा, बट स्पेकुलेशन में आप देखिए, आई मीन वी कैन डिस्कस इट आउट। सर साहब मैं बीच में रोकना चाहूंगा, अब हमें इतना डरा क्यों रहे हैं? हम तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट को लेकर ही बात कर रहे हैं। आज तो चौथा भी करा दिए, पांचवा भी करा दिए, वो किस दिन करा दिए? आज करवा चौथ है, दुनिया भर की तमाम महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए जो है व्रत रखा हुआ है, और आप तो सबका निपटारा करा दे रहे हैं। वाकई आप कुछ हालात को ज्यादा भयावह तो नहीं मान रहे हैं? नहीं, मैं मान रहा हूं कि शायद मैंने बोला ना कि शायद डार्क सिनेरियो है, एक्सट्रीम सिनेरियो है, ये एक्सट्रीम है। बट यस, अगर जो आप कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं ना भी आप, तो अगर हमारे सारे पैनलिस्ट मोरलेस कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांस बन गए हैं, शायद यही सब कह रहे हैं जी, तो मेरा ये कहना है अगर थर्ड हुई तो फिफ्थ होगी होगी जी, थर्ड हुई तो फिफ्थ होती होगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप दुनिया को बढ़ता हुआ देख रहे हैं रविंद्र सचदेव साहब? हम रूस, यूक्रेन, पश्चिमी देशों के संदर्भ में तो बात कर ही रहे थे, हथियारों की बात कर रहे थे, थोड़ा व्यापार को लेकर बात करें। ये ओपेक प्लस को लेकर जिस प्रकार का विवाद सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में निर्मित हुआ है, तेल के उत्पादन को लेकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन घटाने के संदर्भ में फैसला लिया है ओपेक प्लस देशों ने, जो 23 देशों का संगठन है। अमेरिका इसको लेकर बेहद नाराज है, बाइडेन इसको लेकर बहुत आक्रामक हो रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि दुनिया बट रही है और अमेरिका इस पूरी लड़ाई में अपने कुछ पुराने दोस्तों को खो भी रहा है? क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? हाँ बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल बंट रही है। आप शुरू कर लीजिए रशिया से। जी, अभी आप रशिया की बात कर रहे थे, रशिया को दुनिया से पूरा बांटा ही नहीं, काटा जा रहा है सर जी। रशिया की टोटल इकोनॉमी सैंक्शंस में, रशिया की जो गैस अभी पाइपलाइंस थी, जर्मनी ने अपने टैंक्स बनाने शुरू कर दिए, एलएनजी टर्मिनल्स। 1.5 साल में ये विंटर निकल जाएंगी, 1.5 साल में रशिया की गैस नहीं बिकेगी यूरोप में। रशिया को सारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया गया जा रहा है। रशिया को तो हुक्का पानी बंद करके बाहर घर के निकाल के बैठाया जा रहा है इस समय, और ये होता रहेगा बाय द वे जी। तो एक तो बढ़ गया रशिया, बटा ही नहीं, रशिया तो अलग हो गया जी। ओके। बट यस, रशिया फिर भी खेलेगा, उसके बड़े पार्टनर सपोर्टर्स होंगे। सेकेंडली, एक वो बढ़ गया, दूसरा तो बढ़ रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में जी। और वो अमेरिका चाइना के बीच में इसलिए बढ़ रहा है कि ये बात है नंबर 1 एम्पायर कौन होगा। अमेरिका कहता है मैं नंबर 1 अपना नहीं छोड़ूंगा और चाइना को मैं रोकूंगा। तो ये जो वॉर है, ये जो बट रहा है, ये जो बंटवारा हो रहा है, ये हो रहा है टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स का। जी। आज के 15-20 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजीज चलेंगी और वो किन स्टैंडर्ड्स पे चलेंगी, ये इस समय लड़ाई चल रही है बंटवारे की। हुआवे को जो बैन करा जा रहा है, आर्टिफिशियल एआई, ड्रोन्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, जो सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं किसी स्टैंडर्ड पे चलती हैं। एंड्रॉइड पे चलेंगी या एप्पल पे चलेंगी, आप जो भी कह लीजिए, राइट। तो ये चाइना को काटा जा रहा है टेक्नोलॉजी सिस्टम्स के एंगल से, ताकि वो नंबर 1 का चैलेंज अमेरिका को ना कर सके। अब इधर आप बात कर रहे हैं ये ओपेक एंड ऑल, इसमें तो हर एक का अपना इंटरेस्ट है और जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो दुनिया बांट रहे हैं। हम भी तो, भारत भी तो एक तरह से दुनिया को एक अलग रास्ता दिखाने की कोशिश करें। वी कैन कम टू इंडिया। ऑयल में क्या हो रहा है, ऑयल में सऊदी अरेबिया का कोर इंटरेस्ट है, उसको चाहिए अपनी डोमेस्टिक बजट के लिए ऑयल एट अराउंड 76 और $80 पर बैरल। उसके अगले 2030 तक उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर नियोम सिटी बना रहा है $500 बिलियन की, राइट जी, कमाल की सिटी। उस सारे का बजट सऊदीज की प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनको हर साल $80 के रेट पे उनका जब तेल बिकेगा तो उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी बैलेंस में रहेगी, नहीं तो वो डेफिसिट में जाएंगे। तो सऊदी तो 80 से नीचे हम आने के लिए प्रयास करेगा। अमेरिका कह रहा है कम करो, बट सऊदी, इन सब का अपना लॉजिक है, सऊदी यूएई का, ये ऑयल, ये मार्केट्स का लॉजिक है, ये मार्केट का लॉजिक है, ये कहना है। लेकिन मैं इस विषय के संदर्भ में जो रविंद्र सचदेव कह रहा हूं उससे मल्होत्रा साहब कितना इत्तेफाक रख रहे हैं कि रूस को काट दिया गया है। और रूस को काट दिया गया है, रूस को काटने की कोशिश हुई, लेकिन रूस के साथ में अब नए देश जुड़ रहे हैं और हम वापस शीत युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि ईरान रूस के साथ दिख रहा है, सीरिया रूस के साथ दिख रहा है, बेलारूस साथ दिख रहा है। 35 देश यूएन में ऐसे थे जिन्होंने रूस के खिलाफ मतदान नहीं किया। उनका गायब होना, उनका मतदान का हिस्सा न लेना भी क्या रूस का समर्थन नहीं है? एक देश दूसरे देश को सामने सामने खा रहा है, फिर भी लोग उसके खिलाफ में नहीं हो रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। क्या कहते हैं आप? वाकई दुनिया वापस द्विध्रुवीय नहीं हो रही है? कोशिश इस युद्ध में तो ऐसा नजर आया है कि दोबारा से रशिया को जो है, खास करके अफ्रीका में भी जैसे आप देखेंगे
साउथ अफ्रीका ने भी शायद अब्सटेन किया है जी। तो पहले भी जब हुआ था शुरू में रेजोल्यूशन पास हुआ था तो उसमें भी देखा गया था कि बहुत से अफ्रीकन कंट्रियों ने या तो अब्सटेन किया था और 2-4 ने तो शायद फेवर में भी वोट डाला था जी। पर ये कहना कि रशिया आइसोलेट हो रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये बात जरूर है कि वेस्टर्न कंट्रीज के पास सपोर्ट मेजॉरिटी में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रशिया जो है बिल्कुल खाली है। चाइना, इंडिया जैसे इतने पॉपुलस कंट्री हैं, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये बात सही नहीं है कि रशिया आइसोलेट हो रहा है। हालांकि ये बात सही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है चाइना ने भी और शायद अब इंडिया ने भी थोड़ा सा नुआंस्ड स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, और मैं कहना चाहूंगा कि शायद रशिया के प्रति थोड़ा सा अटैक शार्पन किया है। हालांकि मुझे लगता है बेसिक स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर वही है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए रशिया के या तो अब्सटेन करते हैं उस केस में, एक आध केस में शायद हमने उसके खिलाफ भी वोट किया है, लेकिन नॉर्मली जितने भी इंपॉर्टेंट इशू हैं हमने अब्सटेन किया है, क्योंकि हम जो है एक ऐसा स्टैंड रखना चाहते हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो। और मैं समझता हूं कि इस सारे जो युद्ध जो हो रहा है और जो दुनिया आपस में इस तरह से बढ़ रही है, अब तेल को ले लो, अब तो सऊदी अरेबिया को भी अमेरिका धमका रहा है, तो पहले भी ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो नीति अपनाई जा रही है वेस्टर्न कंट्रियों की कि थोड़ा प्रेशर डालें, इट मे आल्सो स्टार्ट बूम रैंगिंग। जी, बूम रैंगिंग के संदर्भ कह रहे हैं मतलब आपने तो दुनिया का तमाम तजुर्बा लिया हुआ है इस पूरे मसले के अंदर। व्लादिमीर पुतिन को लेकर अपनी थोड़ी राय साझा करेंगे आप? क्या उन्होंने अपने आप को एक विश्व नेता के तौर पर जाहिर किया है? क्या इस संक्रमण के दौर में वह अपने देश में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब नहीं रहे? दुनिया के स्तर पर बताया जा रहा है कि देखिए सफलता ऐसी नहीं मिली, थोड़ी सा बोल रहे हैं 10 दिन में जीतना था, फेल हो गया, लगभग हार गया, लेकिन रूस से ऐसी कोई खबर नहीं आती। रूस की जनता में पुतिन को लेकर कोई असंतोष उस तरीके का दिखाई नहीं देता। और चाहे अपनी मुद्रा बचाने की बात हो, चाहे अपने देश के संसाधनों की सही कीमत वसूलने की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान जुटाने की बात हो, कहां खड़े हैं पुतिन आपके अनुसार? विश्व राजनीति का जो आपका तजुर्बा है, एक नेता के तौर पर पुतिन को क्या देखते हैं आप? नहीं, जहां तक प्रेसिडेंट पुतिन का सवाल है, आपने देखा होगा कि पहले वो 2 बार प्रेसिडेंट बने, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रोविजन को देखते हुए फिर प्राइम मिनिस्टर बने, फिर प्रेसिडेंट बने, तो उनकी होड़ तो वहां पे बहुत ज्यादा है। और जैसे कहा जाता है कि भाई वहां पे कोई न्यूज इजीली बाहर आती नहीं है, तो ये बात हो सकती है कि कुछ लोग इस उनकी हर बात से इत्तेफाक ना रखते हों। और जिस तरह से युद्ध चल रहा है, कई लोगों का कहना है कि वहां पे इसके बारे में लोगों में कुछ विरोध भी है। वो समझते हैं कि ये जो युद्ध है इसमें रशिया का नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कुछ खास हुआ नहीं है। पर जहां तक पुतिन का अपना सवाल है, उनकी इंटरनेशनल स्टेचर का सवाल है, वेस्टर्न कंट्रियों की तरफ से तो यस, उनके लिए हर कोई शब्द यूज किया गया है। पर मैं समझता हूं कि अगर आप उनको एक नेता के रूप में देखें तो इतने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ है, उनके खिलाफ सारे कंट्री इकट्ठे होकर अब युद्ध भी लड़ रहे हैं। हालांकि उनके अपने सोल्जर वहां पे यूक्रेन में नहीं पहुंचे हैं, पर शॉर्ट ऑफ दैट एवरीथिंग इज बीइंग डन। तो इस सब को देखते हुए पुतिन का अपना स्टैंड बनाए रखना, और उन्होंने जैसे 4 जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किए उनको एनेक्स भी कर लिया, तो मुझे लगता नहीं कि उनकी जो एक स्टैचर है एज ए लीडर उसमें कोई गिरावट आई है, बल्कि दुनिया ये समझने लगी है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने एक बार जब इरादा बना लेते हैं तो उसके ऊपर दृढ़ रहते हैं। तो मल्होत्रा साहब तो पुतिन साहब के संदर्भ में मान रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को कुछ खोया नहीं है इस पूरे युद्ध के दौरान। पर फारूकी साहब तो कुछ समय रूस में बिता के ही आए हैं, थोड़ा उनसे जानते हैं वहां की जमीनी हालात के संदर्भ में। लोग बोलते हैं वहां से खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं, पर चूंकि फारूकी साहब वहां पे समय गुजार कर वो बाहर भी आ गए तो खबर भी बाहर आ जाएंगी। तो फारूकी साहब थोड़ा अपना अनुभव बताएं, क्या मानते हैं पुतिन के संदर्भ में रशिया के लोग, और इस युद्ध के संदर्भ में अपने नेता के साथ खड़े, या अपना नेता की तानाशाही को देखकर मजबूर होकर, बेबस होकर मूक दर्शक बने हुए हैं, या अपने नेता के साहस के साथ पूरी दमदारी के साथ खड़े? डॉक्टर साहब, ये दुरुस्त है कि सारे लोग एक तरह से नहीं सोचते, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है रशिया का, उसके तहत मैं ये समझता हूँ कि ज्यादातर लोगों की दिली ख्वाहिश यही है कि वो जो एक बावकार कौम समझते थे अपने आप को, इस दुनिया के एक बड़े हिस्से पर उनका रूल था, और वो
जो सोवियत यूनियन की सूरत में उनका असर और रसूख था, वो खो जाना, उसके बाद मुआशी बदहाली, तो वो बड़े बुरे फेज से गुजरे हैं। वो अब ये समझते हैं कि वो किसी तरह से दोबारा अपना वो मकाम हासिल करने जा रहे हैं, और उनको लगता ये है कि पुतिन जो है वो उनको सही सिमत में लेके जा रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं कि सारे लोग एक तरह से नहीं सोचते, लेकिन वो कितने होंगे? वो तो मुश्किल तमाम 1-1.5% होंगे। ये बात ठीक है, वहां से खबर बड़ी मुश्किल से निकलती है, खबर उस तरह से जो आजाद दुनिया में जिस तरह से खबर का और जराए लाग जिस तरह से अमल करते हैं, वहां पे नहीं है। सोशल मीडिया भी उस तरह से नहीं है। जंग के पहले दिन का जो तजर्बा है, उस दिन सोशल मीडिया में काफी मसाइल थे हमें वहां पे। लेकिन बात यह है कि लोग उनको एक तरह से मसीहा मानते हैं। उनको लगता ये है कि वो अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। पिछले कई सालों से जो अशियाए जरूरिया हैं, उनकी कीमतें एक जगह पे फिक्स हैं, लोगों को अच्छी उजरत मिलती है। ये जो अभी बात हुई कि जर्मनी ने अपने टर्मिनल बनाना शुरू किए हैं गैस के हवाले से, और उनकी गैस की, देखिए, ये जो कुदरती वसाइल हैं, आप तेल ले लीजिए या गैस ले लीजिए, इनकी आप तिजारत रोक भी देंगे तो अल्टीमेटली आपको उनके पास जाना पड़ेगा। आज नहीं जाएंगे, 5 साल बाद जाएंगे, क्योंकि ये वसाइल तो दुनिया जिस तरह से खर्च कर रही है, बल्कि सही लफ्ज ये है कि दुनिया जिस तरह से फूक रही है कुदरती वसाइल, तो अल्टीमेटली हर आदमी जो है, अब देखिए इंडिया की मिसाल ले लीजिए। अभी मेरे दोस्त ने कहा कि जी देखिए, हम बड़ा सोच समझ के एक ऐसा पोस्टर रखते हैं, इंडिया की तरफ से बात की गई, कि जिसमें हम अपना मौक़िफ़ इस तरह का रखते हैं, कहीं पे हम उनकी हमायत में भी चले जाते हैं या अब्सटेन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तिजारती मुफाद है, ये सबसे अव्वलियत रखता है। अगर किसी को वहां से सस्ता तेल और गैस मिलेगा, गंदम मिलेगी, तो वो डेफिनेटली, और इंटरनेशनल लेवल पे मुझे मेरी ये रीडिंग है कि मंजर चेंज हो रहा है, और रशिया और चाइना का कोई प्लान है जिसपे उनकी बड़े जो बुनियादी खतोखाल हैं, उसमें उन्होंने काम कर रखा है। उनको पता है कि वो किस तरह से अमेरिका की जो पूरी दुनिया पर इख्तियार है, उसको कम करना है, और उसके लिए उनका कोई प्लान है जिसमें वो एक दूसरे के साथ हैं। अल्टीमेटली ये उस वक्त तक ये साथ मुझे लगता है कि बन जाएगा जब ये आत्मी तौर पर आमने सामने आएंगे। लेकिन उसके बाद हमेशा यही होता है कि एक ताकत दूसरों को बर्दाश्त नहीं करती। अभी के लिए शायद चाइना और रशिया वो इकट्ठे चलने को तैयार होंगे, और वो चलेंगे अगले कुछ अरसे तक, जब तक वो अमेरिकी बालादस्ती को खत्म नहीं कर लेते दुनिया से। लेकिन उसके बाद यकीनन ये भी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। गॉड नोज कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन पुतिन को लेके रशिया के लोगों में, मेरी अभी 4-5 दिन पहले भी कुछ लोगों से वहां बात हुई है, उनको कोई मसला नहीं है। पुतिन जो कर रहा है वो उनको ठीक लगता है, उनको उस पर कोई उस तरह से मसाइल नहीं है। उन्हें कोई मसाइल नहीं है। कुल मिला के पुतिन के साथ वहां की जनता है। पर हथियारों के संदर्भ में नाटो जिस तरीके से संसाधन उपलब्ध करा रहा है, क्या वाकई रूस इसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है? रूस के हथियार वाकई इतने चुके हुए हैं? अगर इतने चुके हुए हैं सोडी साहब, तो फिर जाके ये 18% इलाका और यूक्रेन का इन सारे देशों की मदद के बाद भी रूस का हिस्सा क्यों हो गया? एक संप्रभु राष्ट्र चीखता, चिल्लाता, तड़पता, बिलखता रह गया, पर उसका 18% हिस्सा उसके पड़ोसी मुल्क के कब्जे में चला गया। बाइडेन बड़ी बड़ी बात करते रहे, G7 के देश हर संभव सहायता का वचन देते रहे, लेकिन कुल मिलाकर देख तो रहे हैं कि जमीनें रूस के कब्जे में जा रही हैं। आप अपनी जमीन के संदर्भ में खुद से ही तारीफ करते रहे, हमने 6000 किलोमीटर वापस ले लिया, हमने 8000 किलोमीटर वापस ले लिया। सच्चाई तो ये है कि आपके 4 प्रांत जो कल तक आपके थे, अब किसी और के हो गए। क्या कहते हैं डॉक्टर हिमांशु जी? आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो 4 प्रांत रूस के हो गए, ये तो पहले दिन से ही होने थे, क्योंकि इन 4 प्रांतों में यूक्रेन की 30% आबादी रहती है, जिसका झुकाव रूस की तरफ है। वो रूसी भाषा बोलते हैं। अगर पुतिन ने 24 फरवरी के हमले में अगर इन 4 राज्यों पे ही हमला किया होता, तो ये जंग निश्चित 7 से 10 दिन में खत्म हो जानी थी। लेकिन पुतिन हो गए लालची। उन्हें लगा कि ये तो मेरे कब्जे में आ ही गया, अब मैं कीव की तरफ जाता हूं और कीव पे कब्जा करके पूरे यूक्रेन में करता हूं। तो ये इन 4 राज्यों पे कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पहले दिन से ही निश्चित था। इनफैक्ट 24 फरवरी को युद्ध से पहले 2 दिन पहले ही 22 फरवरी को रूस ने दुहान्स्क और लुहांस्क इलाकों को ऑलरेडी अपने राष्ट्र में लेने का ऐलान कर दिया था। तो लेकिन जैसे आपने सही कहा कि जो अमेरिका के एडवांस हथियार थे या यूरोप के थे, इन्होंने यूक्रेन के अंदर वो एक्स्ट्रा जोश डाला लड़ने के लिए।
मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 24 तारीख को हमला हुआ तो 3 दिन बाद 27 फरवरी सुबेरे पुतिन ने अपने जो परमाणु सबमरीन थी उनको बैरेंट सी से निकाल दिया अटलांटिक महासागर के लिए जी। उस वक्त जेलेंस्की ने कहा कि मैं अब पुतिन से बात करना चाहता हूं सीज फायर की बात, क्योंकि 3 दिन के कीव तक ऑलरेडी रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी थी, वहां से परमाणु सबमरीन ये तैनात हो गई थी। लेकिन जैसे यूरोपियन यूनियन को ये खबर मिली, उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और महज 1 घंटे के अंदर इन्होंने 450 मिलियन यूरो यूक्रेन को ट्रांसफर कर दिए, जिससे कि पूरी युद्ध का रुख बदल गया। और रूस की एक और जो भारी गलती हुई, इन्होंने 2008 से अपने काफी मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से जो इनके सोल्जर्स की क्वालिटी थी उसमें गिरावट होती रही, जिनका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ा। तो अगर हम ओवरऑल देखें, ये 4 इलाके तो इनके पहले से होने थे, लेकिन जो रूस की मंशा थी पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने की, उसमें वो पूरी तरह से विफल रहे। रूस यूक्रेन पे पूरी तरह से कब्जा करने में विफल रहा। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहता हूं सोडी साहब, कि क्या वाकई रूस को आप हारा हुआ करार देंगे 4 इलाके कब्जा कर लेने के बाद भी? क्या पुतिन ने कभी भी ये कहा कि मैं यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता हूं? उन्होंने तो इसको कभी हमले के तौर पर भी नहीं कहा। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया, एक इलाके विशेष के संदर्भ में अपना फोकस हमेशा बताया। वो इलाका आज रूस का हिस्सा हो गया, फिर भी आप कह दे रहे हैं कि रूस हार रहा है। रूस ने कहा कब था कि मैं यूक्रेन को रूस का हिस्सा बनाऊंगा, मैं यूक्रेन को देश के तौर पर खत्म कर दूंगा? डॉक्टर हिमांशु जी, अगर पुतिन की मंशा पूरे यूक्रेन पे नहीं होती तो कभी वो नाइपर रिवर को पार नहीं करते, कीव की तरफ नहीं जाते। अगर उनकी मंशा डोनबास के इलाके तक ही रहती तो उन्होंने डोनबास के इलाके भी कब्जा करके ये युद्ध को 7 से 10 दिन में खत्म करने था। लेकिन हकीकत ये थी कि वो लालची हो गए, उन्होंने कीव की तरफ अपनी फौजें भेजी। और अगर ये युद्ध सफल था तो रूस अपने थिएटर कमांडर बार बार नहीं बदलता। सबसे पहले जब वो युद्ध में गए उनका कोई थिएटर कमांडर नहीं था, फिर वो कुछ हफ्ते के बाद जनरल अलेक्जेंडर वार्निकोव को लेके आए, महीने के बाद उसको बदला, फिर जनरल मिखाइल टेप्लिंस्की को लेके आए, फिर उसको बदला, और अब 8 सितंबर को वो जनरल सर्गेई सुरोविकिन को लेके आए। युद्ध में कमांडर तभी बदला जाता है या तो उसकी मौत हो जाए, या वो बुरी तरह से घायल हो जाए, या फिर जो युद्ध का प्लान है वो उस तरह ना चले जिस तरह प्लानिंग थी, जिस तरह का प्लान है। कुल मिला के इच्छा अनुसार नतीजे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए तो कमांडर बदल रहे हैं। जे.एस. सोडी साहब इस विचार के साथ में है। लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा दूसरा है, और उसके संदर्भ में रविंद्र सचदेव जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मसले में पुतिन तो अपनी योजना के तहत धीरे धीरे यूक्रेन को समाप्त करते जा रहे हैं, अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं, और पश्चिमी देश यूक्रेन को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं? जैसे कभी कोई आदमखोर बाघ को पकड़ना हो तो पिंजरे में कुछ गोश्त डाल दिया जाता है, यूक्रेन की हालत वैसी ही नहीं कर दी गई है। पहले बात हुई तो यूरोपियन यूनियन की नेता पहुंच गई थी, हम आपको यूरोपियन यूनियन की सदस्यता देंगे। नाटो के संदर्भ में बात आई, आज एप्लीकेशन ले लिए नाटो की, लेकिन ना तो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता अभी तक मिली, ना नाटो की सदस्यता देने के लिए यूक्रेन के संदर्भ में अभी तक हामी भरी, एप्लीकेशन लेने तक की बात कर रहे हैं। अगर वाकई यूक्रेन के साथ ये लोग हैं, ये G7 के देश, ये नाटो के देश, तो यूक्रेन इससे ज्यादा परेशानी में कब आएगा? यूक्रेन के पूरे वजूद पर संकट है, उसका 18% इलाका पड़ोसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, फिर भी उसे सदस्यता नहीं दे रहे हैं। तो कैसे एतबार करें कि नाटो वाकई यूक्रेन के साथ है? या कुल मिलाकर नाटो ने तय किया है एक देश के तौर पर यूक्रेन को खत्म करा दो, और उसे खत्म करने की कोशिशों के तहत रशिया को भी खत्म करा दो। कुल कहानी इतनी है। थैंक यू। कहानी कुल इतनी नहीं है। आई विल बेग टू डिसएग्री जी। यस, यूक्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, पर यूक्रेन खुद अपने बूते पे लड़ रहा है। आपको याद हो जिस दिन वॉर चालू हुई थी, अमेरिकन इंटेलिजेंस और जर्मन इंटेलिजेंस जेलेंस्की को कहा था कि हम तुझे इवैक्यूएट कर देते हैं, राइट? जेलेंस्की जिस भी फुलिश सेंस में या ब्रेव सेंस में टिके रहे, व्हाटएवर। और नेटो मदद नहीं कर रहा है क्या? ये बिल्कुल नहीं कह सकते। इस समय इतने आर्म्स आ रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, डायरेक्ट रियल कैश, रियल मनी, रियल वेपन्स मिल रहे हैं यूक्रेन को। ओके, यूक्रेनियंस लड़ रहे हैं, राइट? वी कम टू दैट इन अ मोमेंट। ऑन द अदर थिंग, जो बात हो रही है कि
इतने देशों ने पुतिन को सपोर्ट करा। इन देशों की अहमियत क्या है, इन देशों की स्ट्रेंथ क्या है, इन देशों की इकोनॉमी क्या है? जो रशिया को काटा जा रहा है वो एडवांस्ड इकोनॉमी से काट दिया जा रहा है, G7 और अमेरिका से, राइट? और इधर या ये सारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान इत्यादि मिला करके, कोरिया, राइट? तो रशिया को बिल्कुल काटा जा रहा है, सैंक्शंस हैं, इनके बंदे जो हैं रशियन जो ओवरसीज में रहते हैं, बिलियनियर्स, उनके अकाउंट जब्त हो गए हैं, इनके कल्चरल प्रोग्राम्स, इनको फुटबॉल की बॉडी से निकाल दिया जा रहा है। तो हर फ्रंट पे रशिया को निकाला जा रहा है, और जितने रिवर्सेस हो रहे हैं इससे दुनिया में आई अप्रिशिएट, कहा जा रहा है कि पुतिन की दिख रहा है कि पुतिन बड़े स्ट्रांग निकल के आए, पर मेरे को तो बिल्कुल उल्टा दिखता है। पुतिन पिग्मी बन गए हैं, पिग्मीआइज हो गया पुतिन का इमेज, की रेड लाइंस थी, क्या रेड लाइंस थी? फिनलैंड, स्वीडन ने जाके नेटो को ज्वाइन कर लिया है जी, आप कुछ नहीं कर पाए, रोको उन्हें। कीव में रोज दिन बोरिस जॉनसन आकर के खड़े हैं मेन स्क्वायर में, वहां मिसाइल मारो भाई, कर लड़ रहे हो तो। ये जो इलाका कब्जा कर लिया ठीक है, और ये भी बाय द वे 4 इलाके इनके फुल्ली कब्जे में नहीं है जी। नाउ मैं व्हाट आई एम सेइंग, आई लाइक रशिया, आई लव रशिया, और हमारे देश तो ऑब्वियसली हमारा इतना ट्रस्टिंग पार्टनर रहा है। मैं रशिया में 1990 से 92-93 में था, जब रशिया टूटा था, जिस दिन व्हाइट हाउस पे येल्सिन के खिलाफ टैंक चले थे ना, उस दिन मैं मॉस्को में था सर। मैं 3 साल रहा हूं, 6 महीने वहां, 3 महीने इंडिया। एंड तो रशियंस आर अ ग्रेट पीपल, हमारा बहुत इमोशनल और लॉजिकल रीजन है उनको पॉजिटिव देखने का। बट अगर हम असलियत में देखें, स्टेप बैक करके, मेरे विचार से वी विल रियलाइज कि रशिया की हर चीज कमजोर होती जा रही है, और ये होती जाएगी आने वाले वक्त में, अनलेस की मॉस्को के अंदर कुछ ऐसा रेवोल्यूशन हो, कू हो, कि पुतिन को निकाल दिया जाए और कोई अलग जनरल आ जाए, वो सफेद झंडा हटा के बोले कि भाई दुनिया रुक जाओ, ये बंदा किसी पता नहीं किस रास्ते से था, वी वांट टू बी बैक इन द वर्ल्ड। अदरवाइज, बट यस ऑल्सो इट इज देयर कि रशिया के अंदर मेजर सपोर्ट है, रशिया का जो पॉलिटिकल एलिट है, आई नो ऑल द फॉर्मर KGB पीपल एंड ऑल, हम बहुत उनके साथ एंगेज किए थे कई बार। तो ये जो एलिट है, इसमें डेफिनेटली नेशनलिज्म की फीलिंग है, और यही सेंस की भाई हमारा रसस्की या नया रशिया या रसस्की वर्ल्ड, रुस्की मीर, ये शब्द उसको कहते हैं, राइट? रशिया एक चीज और भी कहता है, रशिया कई चीजें बहुत सही कह रहा है, पुतिन और रशिया कहते हैं कि ये दुनिया एक क्या बिलियन पीपल की बन गई है, दैट इज द बिलियन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हु आर रिच एंड वेस्टर्न, और वो बाकी 6-7 बिलियन को चलाना चाहती है। पुतिन तो इसको होली वॉर बना दिए हैं, राइट? तो ये जो वॉर बन गई है, रशियन चर्चेस को बंद किया जा रहा है, कहीं भी अमेरिका में बंद हो रहे हैं, इंग्लैंड में बंद हो रहे हैं, हॉलैंड में बंद हो रहे हैं। तो रशिया की डाउनग्रेडिंग भयानक शुरू हो गई है, होती जाएगी। इसमें रविंद्र सचदेव का मानना है कि भविष्य रशिया के संदर्भ में नहीं दिख रहा है, पर बात तो हम भी वही कह रहे हैं कि कुल मिलाकर यूक्रेन का इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी देश रूस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह कोशिश सफल हो जाएगी, इस पर सवाल है। रविंद्र सचदेव जी का मानना है सफल हो जाएगी जिस दिशा में जा रहा है। पर मल्होत्रा साहब क्या इस विषय में अपनी राय रखते हैं? हम अपने मूल विषय पर वापस लौटते हैं कि क्या इतनी आसानी से रशिया खत्म हो जाएगा, या कुल मिलाकर ये ज्यादा दबाव, ज्यादा कोशिश इस युद्ध को 2 देशों से बाहर निकालकर अब बाकी देशों को भी अपनी चपेट में लेने जाएगी? मल्होत्रा साहब, समापन के संदर्भ में आपकी टिप्पणी। जी, ये बात तो सही है कि वेस्टर्न कंट्रीज की कोशिश तो यही है कि इस युद्ध की आड़ में रशिया को कमजोर किया जाए, और जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, नाटो को एक्सपेंशन देना, रशिया के बॉर्डर तक पहुंचना, वो उसको पूरा करने में कामयाब होने की कोशिश है उनकी, और शायद हो भी जाएंगे अल्टीमेटली। बट रशिया का ये कहना कि रशिया जो है वो एक कमजोर देश बन जाएगा या कमजोर होता ही चला जाएगा, ये बहुत मुश्किल है इस वक्त एकदम एक स्वीपिंग वे में कहना। रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया से तो शायद एरिया में कम से कम अभी भी 8-9 गुना बड़ा है, उसके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रशिया को खत्म करना तो मुझे नहीं लगता इतना आसान है, और उसके साथ चाहे जैसे भी है, चाइना खड़ा है इस वक्त उसके साथ, और मुझे लगता है कि ऐसी अगर नौबत आती है कि रशिया खत्म होने को आ जाए, तो तब तो पुतिन ने कहा ही है कि दे विल फॉल बैक ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, और न्यूक्लियर वेपन
अगर वेस्टर्न कंट्रियों के पास हैं तो रशिया के पास भी मुझे लगता है क्वांटिटी में इतने हैं कि ये दुनिया को कई बार ध्वस्त कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें तो मुझे लगता है नहीं कहनी चाहिए। पर मैं ये समझता हूं कि यस, इस वक्त रशिया के जो वेस्टर्न कंट्रियों ने जो सैंक्शन लगाई हैं, तरह तरह की रोकें लगाई जा रही हैं, उससे जरूर रशियन इकोनॉमी को धक्का पहुंचा है। बट आई थिंक गिवन इट्स ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज, तो मुझे नहीं लगता, और चाइना की बैकिंग, तो मुझे नहीं लगता कि रशिया को इस तरह से राइट ऑफ किया जा सकता है कि बस अब उसका खत्म होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर रशिया को तो खत्म नहीं किया सकता। और दूसरा, उसके पास जो परमाणु हथियार हैं वो केवल इस बात के लिए नहीं कि मेरे पास परमाणु हथियार हैं, अगर वजूद का संकट होगा तो वह इस्तेमाल कर ही लिए जाएंगे। और अगर वह इस्तेमाल हो गए तो जितने भी हैं सामने, उनमें से किसी के लिए भी बचने के रास्ते नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर शुक्र मनाना चाहिए, कामना करनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए कि युद्ध किसी निर्णायक समाधान पर पहुंचे और जल्द से जल्द शांति के तौर पर हमारे सामने आए। कुल मिलाकर पिछले कुछ समय के बयान और कदम हमारी चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। क्या ये मुल्क अपने लालच के चलते पूरी दुनिया को खतरे में डाल देंगे? ये सवाल है। 1 बिलियन बनाम 7 बिलियन की स्थिति क्या इस दुनिया को जीरो पर तो नहीं ले आएगी? ये चिंताएं हम सबके मन में आ गई हैं। समय है कि कोई संस्था जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है वाकई अपने वजूद को साबित करे। केवल निंदा प्रस्तावों के माध्यम से माहौल को बहलाने की कोशिश करने के स्थान पर कोई ऐसी पहल करे जिसके चलते ये तमाम ताकतवर देश एक मेज पर बैठे हुए दिखें और इस मसले का कोई शांतिपूर्वक समाधान निकालें। अगर हथियारों की होड़ इसी दृष्टि से आगे बढ़ी तो तय है कि परमाणु हथियार केवल रखने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल में आएंगे। और अगर ये इस्तेमाल में आए तो तय मानिए ऐसी डिबेट करने के लिए हम लोग भी मौजूद नहीं रह पाएंगे। क्या वाकई हम लोग ऐसा चाहेंगे? इस पर विचार कीजिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, जो हमारी तमाम चिंताओं को आपके बीच में साझा करती है। आप भी अपने अपने स्तर पर विचार कीजिए कि इस मसले का समाधान क्या वाकई हथियारों के जोर पर होगा या संवाद के माध्यम से समाधान के लिए अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां निर्णय के संदर्भ में है। राहत इंदौरी कमाल के शायर हुए, कमाल के शेर उन्होंने कहे। इस मसले पर हमें उनका शेर मिला। यह आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब इंसानी जीवन का मसला है तो जंग की बात क्यों करें, इश्क की बात करें। इश्क है, भरपूर होना चाहिए। भाई को भाई से मोहब्बत होनी चाहिए, इंसान को इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए। करवा चौथ तो पर्व ही मोहब्बत का है, तो इस दिन हम और क्या काम न करें। उम्मीद करते हैं इस दुनिया में जो भी रह रहा है वो एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहे, मोहब्बत से रहे, ताकि ये दुनिया हंसती खिलखिलाती रहे। इस कामना के साथ अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।